हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, 3 नंबर का चैप्टर एग्जाम के अंदर ही आता है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है बहुत। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो भी मैं नोट्स करवा रहा हूँ ना आपको साइंस और एसएसटी में, उनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, वरना बेहुदा आप गाइड पता नहीं आपको कौन कौन बच्चे कमेंट करते हैं कि कौन सी गाइड पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये नोट्स ओरिजिनल बुक से हैं और मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है पूरा। पिछले 2 सालों में देख लो अपना, पिछले साल मैंने मोस्ट क्वेश्चन लगाए थे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है। कुछ दिनों बाद में जैसे अपना कोर्स हो जाएगा, अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, फिर उन्हीं को पढ़ के जाना एग्जाम में। लेकिन अभी ये जो अपन नोट्स बना रहे हैं ना, ये आप नोटबुक के अंदर तुरंत नोट किया करो, हाथों हाथ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके छोड़ोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। ये 3 नंबर का चैप्टर है। साइंटिस्ट होते हैं ना, मतलब वैज्ञानिक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। 8-7-8 साइंटिस्ट इसके अंदर दे रखे हैं आपके कोर्स में, सीधा सीधा एक क्वेश्चन इससे आना फिक्स है। और इस चैप्टर में 3 नंबर का कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कभी कभी या तो 1-1-1 यानी कि 3 1-1 मार्क्स के आ जाते हैं। बेसिकली देखा गया 1+2 या फिर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया है, मतलब पूरा 3 नंबर का आ गया। जैसे कह दिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में लिखो, तो अब्दुल कलाम साहब के बारे में हर कोई जानता है, या फिर मैं अभी जो नोट्स, लेकिन लिखना कैसे हैं अब हर कोई जानता तो है। उनका यहाँ जन्म हुआ था, उनके पिताजी के नाम, उनके माताजी के नाम, कोई मतलब नहीं, नंबर नहीं मिलेगा आपको। माताजी पिताजी के नाम में नंबर कहीं नहीं मिलेंगे। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में, साइंस की फील्ड में क्या काम किया, समझ पा रहे, उनमें मार्क्स मिलेंगे। बेफिजूल की बातें नहीं लिखनी है, जो मैं पॉइंट बना के लिखाऊंगा वैसे के वैसे पॉइंट आपको लिखने हैं। अब अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसको मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मॉडिफाई करूंगा इसको। क्वेश्चन का फॉर्मेशन, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बड़ा लिखा, तो इसी में छोटे क्वेश्चन भी इसी में, तो मेरी बात को पूरा सुनते हुए चलना, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन लिखा, ये क्यों लिखा, जबकि ये यहाँ पर भी लिखा है, इसके पीछे लॉजिक पहले बताता हूँ। चैप्टर का नाम पता चल गया, भारतीय वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय और उपलब्धियाँ, यानी कि इंडियन साइंटिस्ट, बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या अचीव किए। चैप्टर नंबर 18 है आपका साइंस का। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा सुश्रुत वॉज, अच्छा ये पहला साइंटिस्ट अपन ले रहे हैं सुश्रुत। कौन सा ले रहे हैं, सुश्रुत। ये अब मैंने 1 मार्क्स में क्वेश्चन लिखा, जबकि पूरी डिटेल सेकंड में है, लेकिन पहले पूरी बात सुनो। इस 1 क्वेश्चन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बताने के लिए सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन लिखा है। अब नहीं लिखूंगा, इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में कि सुश्रुत वॉज डिसेंडेंट ऑफ विच सेंट, यानी कि सुश्रुत किस ऋषि के वंशज थे, तो उसका नाम है विश्वामित्र ऋषि। किसके वंशज थे, विश्वामित्र। अब सुनो, जब बड़ा क्वेश्चन आता है सुश्रुत पे, इसी पे कि डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सुश्रुत एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन साइंस, यानी कि सुश्रुत के जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करो, तब भी पहला पॉइंट आपको फिर से लिखना है। इसलिए अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन अपन अलग से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ही सब कुछ आ जाएंगे कि अगर 3 नंबर का आया तो ये लिख देंगे, और इन्हीं में से 1 नंबर का आएगा तो फिर कहाँ छोड़ने वाले हो आप, पॉइंट तो सारे लर्न कर रहे हो। मेरी बात तो समझ में आ गई। तो 1 मार्क्स के अलग से नहीं लिखेंगे, इसी में पॉइंट बना के लिख देंगे, उन्हीं को आपको लर्न करना है। पहला पॉइंट है साइंस के क्षेत्र में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। पहला तो ये विश्वामित्र वाली बात है कि सुश्रुत वॉज बॉर्न अराउंड 600 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि लगभग विश्वामित्र के वंशज की सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। ये तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट अपन को लिखना है एक तो। सेकंड, ही लर्न्ड प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन इन आश्रम ऑफ धन्वंतरी। अच्छा एक छोटी सी बात बताऊं, आपने जितने भी हॉस्पिटल देखे होंगे बड़े, उन हॉस्पिटल्स में आपको ऐसा कहेंगे कि आप धन्वंतरी में जाओ, मतलब एक बिल्डिंग का नाम ही धन्वंतरी रख दिया इनकी वजह से, क्योंकि सबसे पहले सर्जरी करना, समझ पा रहे हो, सर्जरी के जनक हैं ये, सर्जरी के ऐसे मान लो फादर हैं। सर्जरी का मतलब सिंपली लोकल भाषा अपन बोलते हैं ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन जो किए जाते हैं ना, शल्य चिकित्सा, उनके सबसे 1 नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया था कि आपको सर्जरी कैसे करनी है। और आज भी आप धन्वंतरी जाओगे, चाहे जयपुर का एसएमएस सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आप जाओगे तो वहाँ पर आज भी कहते हैं कि धन्वंतरी, और इनके जो सिस्टम है, जैसे ये कुछ वो जो भी ऑपरेशन करते टाइम चाकू वगैरह जो भी होते थे सिस्टम है ना, वो लास्ट में है भी, या नीचे पर भी लिखा दूंगा पॉइंट, वो आज भी सुरक्षित रखे हैं। दूसरी बात, इनकी एक बुक है सुश्रुत संहिता, बुक का क्या नाम है, सुश्रुत संहिता। वो सुश्रुत संहिता भी आज भी हर कोई डॉक्टर कहते हैं कि पढ़ता है, इतना उसके अंदर नॉलेज है। तो इनकी मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने ही बात बताई थी कि जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं मतलब, ठीक है, तो जो उनके औजार होते हैं, जैसे चाकू वगैरह जो भी हो गया, उनको गर्म पानी में भिगो के रखना चाहिए। मतलब कि गर्म पानी में, ऐसा मतलब ऑपरेशन होने के बाद धोना चाहिए या फिर उसमें पटक देना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद में हटा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो अपशिष्ट होते हैं उस पर लगते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये भी इन्हीं की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई इन्होंने। सेकंड है, ही लर्न्स प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन इन द आश्रम ऑफ धन्वंतरी, यानी कि सुश्रुत ने धन्वंतरी के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान शुरू किया या प्राप्त किया। फिर सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को, ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड को, सुश्रुत वॉज द फर्स्ट टू गिव द सोफिस्टिकेटेड, अच्छा स्पेलिंग ठीक करना भाई, ये CATED होगा, मतलब जटिल, मुश्किल, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, knowledge of surgery in medical science and provided knowledge regarding equipments, मतलब औजार used in the surgical process। मतलब देखो, सुश्रुत ने सबसे पहले संसार को शल्य चिकित्सा जो थी उसका ज्ञान कराया, तथा संसार को, जो शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन, सिंपली भाषा में लोकल वर्ड ऑपरेशन समझ जाओगे आप, ऑपरेशन का मतलब सर्जरी, उनमें जो प्रयुक्त यंत्र होते हैं जो, ठीक है, इक्विपमेंट्स यानी कि जो यंत्र औजार, उनका ज्ञान प्राप्त करता है। सबसे पहले ज्ञान इन्होंने प्रदान किया था कि ऑपरेशन में ये चीज़ें चाहिए। चौथी बात, ही हैज़ रिटन, इन्होंने एक बुक लिखी थी, मैंने अभी बताई आपको, सुश्रुत संहिता, इन विच डिटेल ऑफ सर्जरी इन डिस्क्राइब्ड। इस बुक के अंदर पूरी सर्जरी की डिटेल है, इसलिए मैं कहता हूँ आज भी डॉक्टर या सर्जन जो होता है वो इस बुक को, इनकी बुक को पढ़ते हैं। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। पांचवा है, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष न रह जाए। मतलब उनको गर्म कर लो या फिर गर्म बॉइल किए हुए पानी में डुबो के रखो। यानी कि सुश्रुत थॉट ऑफ antiseptic and sterilization, he direct his subordinate and disciples to heat the equipments to kill bacteria। बहुत ईजी है, मतलब गर्म करके रखो ताकि उन्हें बैक्टीरिया मर जाएंगे, या फिर गर्म पानी में डुबो के रखो। एक दो पॉइंट और हैं, वो पूरे लिख दोगे तो आपके 3 मार्क्स पूरे 3 में से 3 मिलेंगे। अब इनमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो ये बन गया फर्स्ट पॉइंट, एक ये बनेगा इनकी बुक का क्या नाम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक का नाम पूछा जा सकता है। दूसरी बात, इन्होंने वर्ल्ड को सबसे पहले, ये भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में, धन्वंतरी आश्रम, इसका क्वेश्चन आ सकता है आश्रम का क्या नाम था। तो मतलब बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर पॉइंट सारे लर्न कर लोगे तो 1 मार्क्स के तो वैसे ही लर्न हो जाएगी, ठीक है। 5 पॉइंट लिखने के बाद छठा पॉइंट लिखो। देखो ये बस 8-9 पॉइंट लिखने हैं आपको। अगर 1-2 पॉइंट छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, अगर 6-7 पॉइंट भी लिख दिए तो, ठीक है। छठा पॉइंट है, ही मे बी कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। देखो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन लिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपन बड़े की तैयारी करेंगे तो छोटे ऑटोमेटिक उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है, मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहते हैं। तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का, यहाँ पर ही का मतलब सुश्रुत है, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ठीक है। 7 पॉइंट, ही प्रोवाइडेड नॉलेज ऑफ 101 इक्विपमेंट्स, 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया था। सोचो बहुत बड़ी बात है, 101 औजार यंत्र जो होते हैं ना, ऑपरेशन वगैरह में काम आते हैं, शल्य चिकित्सा, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज भी ऑपरेशन या सर्जरी जो की जाती है तो इन्हीं के औजारों को यूज़ में लिया जाता है आज भी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर मैनी ऑफ हिज इक्विपमेंट्स वर अर्लियर वर्जन्स ऑफ स्प्रिंग फोरसेप्स या फिर कटर, कोई सा भी एक नाम बोल देना आप जो इजी लगे, या फिर फोरसेप्स फॉर बैंडेज एक्सेट्रा। यानी कि सुश्रुत के संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोरसेप्स हैं, या फिर काटने या फिर पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो चिमटे होते हैं उनका पूर्ण रूप है। मतलब इन सब, इनके जितने भी औजार हैं इन सबको यूज़ में, कटर या चिमटे जो होते हैं उनको आज भी लोग डॉक्टर यूज़ करते हैं। फिर सुश्रुत, लास्ट एक पॉइंट और अच्छा सा बना देना, ये एक तरीके से रिजल्ट है कि सुश्रुत इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्जन्स, यानी कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा गया है। तो इस तरीके से 7-8 पॉइंट है, आप लिख सकते हो इजीली। 9 पॉइंट है वैसे तो, 6-7 भी लिख दिए तो सफिशिएंट, आपके 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इनको सबको पढ़ना है आपको, क्योंकि इनके अंदर एक 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुश्रुत की तरह ही वेरी इंपॉर्टेंट चरक,
चरक से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा और मैंने कहा था मैं पॉइंट बना के लिखाऊंगा। उन पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को लर्न करना है। उनके अंदर ही तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं पॉइंट्स के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सब पॉइंट्स को लिख दोगे तो 3 मार्क्स बन गए। मेरी बात समझ में आ गई? ये बात है। अब मेरी बात सुना, एक तीर 3 निशाने अपने यहाँ, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 निशाने नहीं। अब मेरी बात सुनो, चरक का भी आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा, चरक भवन, जैसे अपने सुश्रुत का पढ़ा था ना, वैसे इसका भी, इनका भी, उनका धन्वंतरी होता है, इनका चरक भवन होता है, बहुत फेमस है चरक भवन। एक्चुअली ये है ना, ये आज के बाबा रामदेव है। मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो है ना वो पहले ही दिया करते थे। मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस इन्हीं की देन है, मतलब ठीक है। और ये बेसिकली हमारे जो पेट के रोग होते हैं ये उसको मेन मानते थे कि कोई भी बंदा बीमार तब होगा जब उसके पेट अगर डिजीज़ हैं। तो पेट के डिजीज़ का मतलब जैसे कि अगर उसके 3 तरह के पित्त, वात और कफ, ये 3 इन्होंने बेसिकली फंक्शन बताए। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर किसी बंदे के अगर पेट सही है, पेट का सेंस यहाँ पर पेट के अंदर की चीज़ें हैं, कि जैसे किसी के खाना अच्छे से डाइजेशन हो रहा हो, मतलब फूड अच्छे से पच रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर नहीं पच रहा तो सारे रोग बोले वहीं पर है। और ये रियलिटी भी है, आपने भी देखा होगा कि जिसके खाना सही से नहीं पचता, मतलब समझ पा रहे हो, फूड जिनका डाइजेशन सही से नहीं होता, सारे रोग वहीं पर है, चाहे वो एसिडिटी के हो, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम हो, चाहे मतलब सारे भी डिजीज़ जितने भी हो वो सारे वहीं पर है। और वहीं पर फिर वात पत कफ वगैरह बन जाते हैं। ये सारी बातें इन्होंने कही थी। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में 3 मार्क्स में, और 1 मार्क्स के तो पॉइंट के अंदर बता ही दूंगा। डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ चरक एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन साइंस, यानी कि चरक के जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करो। अगर ये आ जाए तो 3 में से 3 नंबर मिलेंगे आपको। बस 1-2 पॉइंट और लिखाऊंगा मैं आपको, वो लिखना है और पूरे लिखना है 3 नंबर में। तो अब पहला क्वेश्चन है, चरक वॉज द ग्रेट आचार्य ऑफ आयुर्वेदा फ्रॉम मेडिकल साइंस, यानी कि चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य रूप में प्रख्यात रहे। ये क्वेश्चन ठीक है, बन सकता है कि भाई ये किस फील्ड में थे, तो आप लिख देना आयुर्वेदिक के आचार्य थे मेडिकल साइंस में। सेकंड, ही वॉज द फर्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी, यानी कि चरक सबसे पहले डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। समझ पा रहे हो, ये पहले डॉक्टर थे उस ज़माने में जिन्होंने डाइजेशन का, मेटाबॉलिज्म का और इम्यून सिस्टम का, बॉडी इम्यूनिटी का, इनकी धारणा या अवधारणा, कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, पाचन उपापचय का, शरीर की प्रतिरक्षा का, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अच्छा इम्यूनिटी वगैरह जानते हो, मतलब हमें क्या होता है कि जैसे जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम जिनका मजबूत होता है ना, मतलब शरीर की जो प्रतिरक्षा, पढ़ेंगे अपन चैप्टर 4 है आपका, उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं आपको बायोलॉजी का। तो अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, मतलब जो अच्छा खाना खाते हैं, समझ पाए, अच्छा खाना मतलब जिनके खाने में प्रोटीन हो सही मात्रा में, फाइबर्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सब हो, विटामिन्स हो, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। जो या फिर स्मोकिंग वगैरह, नशे वगैरह नहीं करता हो, उनकी हमेशा बॉडी इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम हमेशा मजबूत होता है। तो इन्होंने भी वही बात कही कि जिनके इम्यून सिस्टम के बारे में और डाइजेशन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में इन्होंने बातें बताई। पहले डॉक्टर है ये। तीसरा, अकॉर्डिंग टू हिम द बॉडी हैज़ 3 मेन डिफेक्ट्स इन हिज फंक्शनिंग, पित्त, वात एंड कफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पित्त, वात एंड कफ। यानी कि उनके अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, मतलब 3 डिफेक्ट्स होते हैं, पित्त, कफ और वात। वात मतलब वायु से। पित्त का मतलब मैं फिर बता दूं, पित्त का मतलब पेट है, पेट का मतलब डाइजेशन अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डाइजेशन सही नहीं है तो आप बीमार पड़ोगे। समझ पा रहे हो। कफ यानी कि वात, कफ समझते ही हो, कफ का मतलब जैसे नॉर्मली कफ बन जाता है, वो कफ वही है जो आप सिंपली जैसे खांसी वगैरह आती है तो कफ बन जाता है। एक वात या वायु। अच्छा, कफ बेसिकली बताओ कब बनता है, जब अपन फैटी चीज़ें खाते हैं, फैटी समझते हो, जैसे घी हैं वगैरह, ये जो फैटी चीज़ें खाते हैं ना, तब कफ ज़्यादा बनता है, ये ध्यान रखना। वात का मतलब वायु, इनसे भी मतलब अपने नाक से जो डिजीज़ होगा वो सब, ये मेन इंपॉर्टेंट। अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लिया जाए तो कोई भी बंदा बोले बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये अनबैलेंस हो गए तो बीमार पड़ोगे।
इनबैलेंस ऑफ दीज थ्री लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेस, यानी कि शरीर में मौजूद तीनों दोषों के असंतुलन, इनबैलेंस का मतलब असंतुलन अगर होगा तो बीमारी उत्पन्न होगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, आज भी ये है, ठीक है। फोर्थ, ही रोट ए ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, सुश्रुत ने लिखा था सुश्रुत ग्रंथ, सुश्रुत संहिता सॉरी, और इन्होंने लिखा था इनके नाम से ही चरक संहिता। उन्होंने अपने नाम का सुश्रुत संहिता, इन्होंने लिखा चरक संहिता। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि चरक की बुक का नाम बताइए, चरक के ग्रंथ का नाम बताइए, एक ही बात है। तो इन्होंने कौन सी ग्रंथ या बुक लिखी? चरक संहिता, चरक संहिता। आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इट इज़ वन द एंशियंट, ये एंशियंट है, थोड़ा सा रफ हो गया कि एंशियंट सर्वाइविंग ग्रंथ ऑन मेडिकल साइंस। आज भी इनको एक रेस्पेक्ट की नज़र से या कहते हैं ना सम्मान की नज़र से देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आज के डॉक्टर इस संहिता को भी पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? ही न्यू द रीजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का लिंग निश्चित हो जाता है। मतलब इनको उस टाइम पर भी ये पता था कि लड़का होगा या लड़की, मतलब शिशु का लिंग, जेंडर, वो अपने कुछ प्रयासों से या फिर कुछ ऐसी नॉलेज था उनका कि उनको आइडिया हो जाता था कि मेल है फीमेल, लड़का है लड़की। समझ पा रहे हो? वो लड़का बॉय या फिर गर्ल है, ये भी उनको पता रहता था, उनके इन कारणों का पता था। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छठा पॉइंट ये भी है कि बच्चे में जो आनुवांशिक दोष होते हैं, मतलब जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक लंगड़ापन, ठीक है, यानी कि लंगड़ापन, एक अंधापन का मतलब ब्लाइंडनेस, लेमनेस, या फिर माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। इन्होंने कहा कि जिनके भी ये ब्लाइंडनेस होता है या फिर लंगड़ापन होता है, जो भी बंदा में डिफेक्ट होता है किसी बच्चे में, वो उनके पेरेंट्स से होता है। उनके पेरेंट्स में कुछ कमी रह गई। समझ पा रहे हो? उनके पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा में, दोनों में कुछ ना कुछ कमी रह गई, इस वजह से बच्चे में डिफेक्ट हुआ। बात सही है, पेरेंट्स में कमियां रह जाती है, ये भी एक अच्छा है। जैसे कि कुछ पूर्व महिलाएं, मतलब गरीब महिलाएं होती है जो प्रॉपर तरीके से उस टाइम में 9 मंथ के टाइम में प्रॉपर खाना वगैरह नहीं खा पाती हैं, तो फिर उनसे जो बच्चे होंगे वो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो यही उन्होंने बात कही थी कि उनके जो भी प्रॉब्लम होगी वो माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि कारण होता है। अब 1-2 पॉइंट मैं आपको और लिखा देता हूँ, फिर आपके 3 में से 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। और 1 मार्क्स से क्वेश्चन जो बीच में बनेंगे वो तो आपको करना ही है। जैसे यहाँ ये तीनों जो पॉइंट में लिखा है आपको, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो 6 पॉइंट बस मस्ट इम्पोर्टेंट वही है, 6 पॉइंट लर्न करने, लेकिन 2 पॉइंट मैंने और लिखा दिए, ठीक है। जैसे 8वां पॉइंट तो खास इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये नॉलेजेबल है, नॉलेज के लिए है, ठीक है। इसलिए आपको पॉइंट तो 6, लास्ट ये 7वां और कर सकते हो, 7 पॉइंट लर्न कर लेना, लेकिन ये नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि इससे नॉलेज इंक्रीज होगा। हो सकता है 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चरक हैज़ ए, मतलब चरक का मीनिंग क्या है? टू वॉक, यानी कि चलना। चरक शब्द का अर्थ क्या होता है? चलना। और अब ये बताओ कि इनको चरक क्यों कहा गया? क्योंकि देखो बेसिकली क्या था कि चरक पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा गया। तो बेसिकली चरक का मतलब क्या होता है? चलना। तो जो पैदल चल के कोई अपना किसी पेशेंट का इलाज करता हो या फिर उनको एजुकेशन शिक्षा देता हो, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? चरक। तो चरक का मीनिंग समझ में आ गया, टू वॉक। चरक यूज टू ट्रेवल ए लॉट ऑफ कॉमन पीपल सफरिंग विद वेरियस एलिमेंट्स एंड टू एजुकेट देम एंड हेंस ही वॉज कॉल्ड चरक। क्वेश्चन आ सकता है अगर लेवल का पेपर है ना, कोई टीचर ऐसा हो जो लेवल के पेपर में ट्रस्ट करता हो और वो क्वेश्चन दे दे कि इनका नाम चरक क्यों पड़ा, तब ये आंसर लिख के आना है कि इनका नाम चरक ही क्यों पड़ा या फिर इनको चरक क्यों कहा गया। चरक शब्द का मतलब क्या होता है, ये बातें इसलिए मैं लिखा देता हूँ थोड़ी, हालांकि ये आंसर में नहीं लिखना, इनको अलग से लिखना है, मैंने लाइन भी इसीलिए खींची है, ठीक है। चलो 6 पॉइंट के बाद वापस 7वें पॉइंट पे आते हैं। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु टोल्ड हार्ट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। 7 पॉइंट आपको लिखने हैं बस, 8वें की भी जरूरत नहीं। चलो 7 पॉइंट लर्न कर लेना और ये अलग से लिख लेना एक क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हार्ट में हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया उस टाइम पर, हालांकि अब तो है ही है,
अब हमें पता है कि हार्ट कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने बताया था ये पहले डॉक्टर थे वर्ल्ड के, ठीक है। 8वां इन्होंने एक एडवाइस किया था डॉक्टर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने भी सुना भी होगा। देखो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, आप में से भी कुछ ऐसे होंगे, कोई भी हो सकता है, जो अपनी कोई बीमारी को या डिजीज़ को बताने से डरता है कि यार मैं बता दूंगा तो समाज के अंदर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुन रहे हो ना कि नहीं यार लोग क्या बातें करेंगे कि नहीं यार इसे तो ऐसा ऐसा डिजीज़ है। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्योंकि वो पता कैसे लेगा कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जैसे वो उनके कोई साथ में कोई पेशेंट आया तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कह दिया जो उस पेशेंट के साथ में 4-5 लोग और साथ में आए थे, तो डॉक्टर ने उनके सबके सामने कह दिया कि इसको तो ये रोग है, ये डिजीज़ है। तो उससे क्या है कि वो शर्मा जाता है और वो खूब से लोग उससे फिर नेक्स्ट टाइम उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आते नहीं, डॉक्टर को बताते ही नहीं है, और उनके लिए फिर लास्ट में जाके बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो यही इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू चरक, डॉक्टर शुड नॉट कीप एनमिटी विद पेशेंट इन एनी केस। People associated with the medical profession should not disclose household information of a patient to others। यानी कि चरक के अनुसार चिकित्सक रोगियों से हमेशा कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो पेशेंट से सही व्यवहार नहीं, हालांकि डॉक्टर अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, तो इन्होंने यही कहा कि शत्रुता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शत्रुता का मतलब जैसे कि पेशेंट से ढंग से बात नहीं करना, ये वो मतलब वैसे कुछ भी, और कुछ गलत ऑपरेशन कर देना, ऐसा कुछ कभी कभी जानबूझ के भी होता है, तो कभी सुना भी होगा आपने। फिर रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए, ये चरक ने कहा था। यानी कि जो रोगी की मेडिकल की कोई भी हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो शर्मा जाएगा, नेक्स्ट टाइम उस पेशेंट को देख के और कोई पेशेंट फिर पूरी बात नहीं बताएगा और फिर ज़िंदगी भर परेशान रहेगा। इसलिए मेरा भी यही कहना है कि देखो शर्माना क्या, जो है कल को फिर ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, फिर क्या करोगे। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास या अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सके, ठीक है। ओके।